आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजार का मूड आरबीआई पॉलिसी ऑल्दो एक्सपेक्टेड लाइंस पर रही, लेकिन उसके बावजूद भी थोड़ा सा हल्का मार्केट हुआ है। काफी उथल पुथल इनफैक्ट हम देख रहे हैं। और अगर हम आरबीआई पॉलिसी के बाद का हाल देखें तो एक दायरे में ही ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है। निफ्टी 19,550 के ऊपर टिकने की कोशिश करते हुए, लेकिन 70 अंकों का गिरावट देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी लगभग 250 अंक नीचे है और सेंसेक्स में भी आपको थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है। मिड कैप्स कंपैरेटिवली बेटर प्लेस दिख रहे हैं, क्योंकि मिड कैप्स में हालांकि कोई बहुत तेजी नहीं है, बट फर्क इतना है कि मिड कैप्स हल्की बढ़त मेंटेन करते हुए हरे निशान में बरकरार है। तो उस हिसाब से अगर आप फ्रंटलाइन इंडाइसेस से कंपेयर करें तो एक आउट परफॉर्मेंस मिड कैप इंडेक्स दिखा रहा है। अब देखते हैं एक बार मार्केट की ब्रेथ क्या है। एनएससी स्टैट्स लेकर आते हैं। 1535 स्टॉक्स हैं जो कि बढ़कर कारोबार कर रहे हैं। 1299 स्टॉक्स हैं जो कि गिरावट के साथ कर रहे हैं ट्रेड। तो ये तो रहे आंकड़े एनएससी स्टैट्स के। अब देख लेते हैं फटाफट से इंटरनेशनल संकेतों को भी, और उसके बाद बाजार की बड़ी बातें आपको बताएंगे। यूरोपियन मार्केट्स की शुरुआत अच्छी हुई है। यूएस में जो कि इन्फ्लेशन डेटा आना है उससे ठीक पहले एशियन मार्केट्स हरे निशान में खुले हैं और तीनों ही बाजार डैक्स और कैक में तो 1 से 1.25% की मजबूती है। फुटसी फ्लैट टुवर्ड्स पॉजिटिव बास के साथ कर रहा है कारोबार। अब देखते हैं एशियन मार्केट्स को। एशियन मार्केट्स भी ज्यादातर मिक्स्ड ही दिखाई देंगे। निकाई में थोड़ी बाइंग है, बाकी शंघाई हांगकांग के बाजार ये हल्की बढ़त दिखा रहे हैं। कॉस्पी लाल निशान में कर रहा है ट्रेड। अमेरिका के फ्यूचर्स देखेंगे तो यहाँ पर रौनक है। इनफैक्ट 200 अंकों से ज्यादा की बढ़त आपको डाउ फ्यूचर्स में दिखाई देगी। 0.1% ऊपर है। नेस्डेक का फ्यूचर भी 100 पॉइंट्स ऊपर है, यानी 0.1% की बढ़त है। तो अमेरिका के फ्यूचर्स से तो इस समय संकेत अच्छे मिल रहे हैं। ऑलमोस्ट 0.1% के गेंस के साथ अमेरिका के फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं और शायद इन्हीं रुझान को देखते हुए एशियन मार्केट्स की जो शुरुआत है वो भी पॉजिटिव हुई है। तो ऐसे में अब तक इंडियन मार्केट्स में क्या हुआ है, रिमेनिंग सेशन के लिए स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए, इस पर करते हैं फोकस। सबसे पहले लेकर आते हैं बाजार की बड़ी बातें आपके लिए। मॉनेटरी पॉलिसी के बाद बाजार फिसला है। निफ्टी 19,550 के पास कारोबार कर रहा है। बैंक निफ्टी लगभग 200 अंक नीचे है और मिड कैप्स में फ्लैट कारोबार हो रहा है, लेकिन हरे निशान में मिड कैप इंडेक्स ट्रेड करते हुए तो एक आउट परफॉर्मेंस आप कह सकते हैं। प्रेशर है एफएमसीजी, बैंक, रियल्टी, गैस स्टॉक्स में। इसके अलावा चुनिंदा मेटल, एनबीएफसी, ऑटो इंस्टेड स्टॉक्स में आपको बाइंग देखने को मिलेगी। मिड कैप आईटी, फार्मा स्टॉक्स में भी बढ़त आज देखने को मिल रही है। हमारे साथ मौजूद हैं रूपक डे, जो कि सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट हैं एलकेपी सिक्योरिटीज से। रूपक, गुड आफ्टरनून। बताइए, रिमेनिंग सेशन के लिए इसी रेंज में ट्रेड होते हुए दिखाई देगा या कोई स्ट्रैटेजी बनती है निफ्टी बैंक निफ्टी पर? तो देखिए, मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी में एक वीकनेस है। जब तक 45,100 के नीचे रहेगा तब तक बैंक निफ्टी में एक वीकनेस रहेगा शॉर्ट टर्म के लिए। निफ्टी में हम लोग देख रहे हैं कि जब तक 500 के ऊपर सस्टेन है तब तक निफ्टी का ज्यादा बेयरिशनेस नहीं आएगा। तो ओवरऑल मेरे ख्याल से निफ्टी में एक रेंज बाउंड मूवमेंट रहेगा आज का दिन, और टुवर्ड्स द एंड एक बार सेलिंग आ सकता है अगर निफ्टी 500 के नीचे जाता है। बट अगर 500 के नीचे जाता है तो सेफ। इवन फ्रॉम द यूएस अगर डाउ जोन्स का चार्ट देखे, 35,000 जब तक होल्ड है डाउ पे तब तक यूएस से नेगेटिव क्यू तो नहीं आएगा इंडिया में। और इंडिया का जो बैंक निफ्टी है एक नेगेटिव टू साइडवेज ट्रेड कर सकता है जब तक 44,000 के ऊपर है, और 45,100 के ऊपर बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट आएगा तो जब निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही अपसाइड दिखा सकता है। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी क्या है आपकी रूपक? मेरा जब तक स्ट्रैटेजी रहेगा लॉन्ग साइड में निफ्टी के लिए, क्योंकि निफ्टी सस्टेन कर रहा है तो 500 का स्टॉप 550 का स्टॉप लॉस मैं निफ्टी में लॉन्ग जाना चाहूंगा। ऊपर मेरा टारगेट रहेगा 19,650। बट बैंक निफ्टी में मैं शॉर्ट जाना चाहूंगा। बैंक निफ्टी में इस लेवल में शॉर्ट जाना चाहूंगा 750, 44,750 का स्टॉप लॉस में मेरा टारगेट रहेगा 44,550। स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स आपके रूपक? रूपक, आपने निफ्टी बैंक निफ्टी पर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बताइए। कोई स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड भी शेयर करना चाहते हैं या फिर छोड़ दें? जी हाँ, मेरा पहला स्टॉक रहेगा, क्योंकि मेरे लिए बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत नेगेटिव लग रहा है, तो मेरा पहला स्टॉक रहेगा कोटक बैंक। कोटक बैंक में सेल की सलाह रहेगा और स्टॉप लॉस ऑफ 18,046। तो 18,046 का स्टॉप लॉस में बेच सकते हो फॉर टारगेट ऑफ 17,737। तो क्योंकि कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है, मेरे ख्याल से स्टॉक नेगेटिविटी दिखा सकता है। और मेरा एक लॉन्ग कॉल रहेगा जो कि रहेगा अदानी पावर में।
स्टॉक ने कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया, तो ओवर द शॉर्ट टर्म स्टॉक कैन गो अप टुवर्ड्स 310 320 और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा तो 74 में। ओके तो अदानी पावर में खरीदारी की सलाह है, कोटक महिंद्रा बैंक बिकवाली करे, ये दो ट्रेड्स आपके लिए। फटाफट से देखते हैं मिड कैप्स का हाल। पहले लेकर आते हैं एनबीएफसी स्टॉक्स, जहां पर सेलेक्ट बाइंग हम देख रहे हैं मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, मनापुरम फाइनेंस, सेटन क्रेडिट केयर, एमएएस फाइनेंशियल। यहां पर तेजी आज के कारोबार में देखने को मिल रही है, जिसमें एक आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है मैक्स फाइनेंशियल। खबरों की बदौलत 10.5% की तेजी स्टॉक में देखने को मिल रही है। ऑटो एंसिलरीज में एक अच्छी बाइंग आज के सेशन में। बैंक ऑफ इंडिया, जेटीकेटी इंडिया, टॉलब्रस ऑटो, वैरॉक इंजीनियरिंग, यहाँ पे 10% तक के अप मूव्स आज के सेशन में देखने को मिले हैं। फार्मा में भी खरीदारी है, जुबलेंट फार्मा, सीक्वेंट साइंटिफिक, डिशमन, पॉली मेडिक्योर, यहाँ पर 11% तक के अप मूव्स आज के सेशन में, लेकिन 1.5% ऊपर डिशमन, पॉली मेडिक्योर 2.5% ऊपर है। आईटी स्टॉक्स में सेलेक्ट बाइंग, सेंसरटेक 5% ऊपर, सोनाटा सॉफ्टवेयर 2% ऊपर है, आर सिस्टम्स में 4% का अप मूव और साथ ही रेट गेन में 1.5% की बढ़त देखने को मिल रही है। इसके अलावा मिड कैप्स में कुछ और स्टॉक जो कि तेजी के साथ कर रहे हैं कारोबार, उसमें जेएसडब्ल्यू एनर्जी 5.5% ऊपर, ट्रेंट में 6% का मूव, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज 4% ऊपर और जेएमआर इंफ्रा में 3% की तेजी देखने को मिल रही है। दो पॉकेट्स दिखाते हैं जो दबाव में है। गैस स्टॉक्स में प्रेशर, आईजीएल 2.5% नीचे, 3% नीचे महानगर गैस, गुजरात गैस भी 2.5% नीचे है। कुछ और लूजर्स देखेंगे मिड कैप कैटेगरी में, तो उसमें इमामी, पेट्रोनेट, पॉलिसी बाजार, लोधा डेवलपर्स थोड़े दबाव में दिखेंगे। लगभग 2% तक की गिरावट इन स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। तो ये रहा फिलहाल मिड कैप्स का हाल अभी का, और आप देखिए मिड कैप स्टॉक्स थोड़े से दबाव में आपको दिखाई दे रहे हैं। इस बीच कुछ स्टॉक्स पर बातचीत कर लेते हैं, और आज के सेशन में इनफैक्ट अभी अदानी पावर का जिक्र किया रूपक ने, एक अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है ये स्टॉक, एक सडन स्पर्ट के साथ डे हाई पर आकर कारोबार कर रहा है। तो स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज दिखेंगे। एक स्टॉक लेकर आते हैं इंडिया सीमेंट का। कल भी ये स्टॉक चला था, आज भी अपनी स्ट्रेंथ को होल्ड कर रहा है। 241 के लेवल से फिलहाल 5.5% ऊपर है। रूपक, जिनके पास भी कल की पोजीशंस होल्ड होने, क्या करना है इंडिया सीमेंट में? अभी इंडिया सीमेंट पे अभी 235 का स्टॉप लॉस में होल्ड करना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस स्विंग हाई जो है वो 235 है। तो स्टॉप लॉस में जिसका पोजीशन है होल्ड कर सकते हैं। अपसाइड में टारगेट होना चाहिए 260। ओके 260 के टारगेट्स इंडिया सीमेंट्स में, तेजी की पोजीशंस हो तो होल्ड करने की सलाह है, आप रख सकते हैं इस स्टॉक को। लेकिन अब बात करेंगे आरबीआई पॉलिसी की। दरअसल अनुमान के मुताबिक रिजर्व बैंक ने दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। पॉलिसी रुख भी विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन पर कायम है। उसके बावजूद भी इंडियन मार्केट्स में हमने प्रेशर आते हुए देखा है पॉलिसी आने के बाद। एग्जैक्टली क्या कारण है कि बाजार लुढ़का है? क्या बाजार को इस पॉलिसी में पसंद नहीं आया? ये पूरा एनालिसिस समझने के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी नीरज वाजपेयी के पास। नीरज जी बताइए, क्या एग्जैक्टली बाजार को चिंता नजर आ रही है इस पॉलिसी में, डिस्पाइट दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है? देखिए, पॉलिसी में कोई फंडामेंटल चेंज नहीं किया है, लेकिन दो तीन छोटी छोटी चीजें हैं जिससे मार्केट को शायद वो भी पसंद नहीं आ रही। पहला एक तो ये कि जो आईसीआरआर बढ़ा दिया उन्होंने, क्या किया है कि इंक्रीमेंटल रिजर्व रेशियो आपको बढ़ा के रखना पड़ेगा, क्योंकि 2000 की नोट बंद होने से करीब 90-95 हज़ार करोड़ रुपए की एक्सेस लिक्विडिटी निकालना चाहते हैं। हालांकि इसका नेट इम्पैक्ट 3-4 हज़ार करोड़ से ज़्यादा का नहीं होगा, लेकिन वो एक सरप्राइज था। ऐसा कुछ अनाउंस था नहीं पहले, ऐसी कोई संभावना नहीं थी, तो एक वो थोड़ा मार्केट पसंद नहीं आ रहा है। दूसरा, जो इन्फ्लेशन का टारगेट है वो चेंज किया गया है। पहले उनको लगता था कि हमारी एक लिमिट में जो उन्होंने टारगेट रखा था उस पर रहेगा, लेकिन अब उन्होंने उसको बढ़ा दिया है। तो उसकी वजह से एक रिस्क बन गया है। क्यों रिस्क बन गया है? क्योंकि कच्चे तेल में जो तेजी आई है उसकी अभी कोई संभावना ऐसी लग नहीं रही कि वो 1-2 महीने में नीचे आ जाएगा। तो इसलिए जो ये 5.1 से बढ़ा के 5.4% का एनुअल टारगेट किया इन्फ्लेशन का, ये मार्केट को थोड़ा सा कंसर्न में डाल रहा है कि अगर ये अगले 2-3 महीने के अंदर क्रूड का भाव 80-75 के आसपास नहीं आता है और ये 90 के आसपास रहता है, तो शायद फिर आरबीआई थोड़ा सा मजबूर हो सकता है कि वो रेट हाइक करने के बारे में सोचे। तो मार्केट काफी आगे की सोच के इस बात से थोड़ा चिंतित था, इसलिए हुआ। दूसरा एक बड़ा रीजन ये भी है कि ग्लोबली अगर आप देखें, यूएस में लगातार इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं। सितंबर की बैठक में फिर वहां बढ़ेंगे। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने बढ़ाए, यूरोपियन बैंक ने बढ़ाए, तो उसका भी एक दबाव मार्केट के ऊपर है इंटरनेशनली कि अभी इन्फ्लेशन की जो पूरी घटना थी उससे मुक्ति मिली नहीं है। तो ये 2-3 पॉइंट है जिसकी वजह से मार्केट बहुत खुश नहीं है, इसलिए यहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं। प्लस उनको ऐसा लगता है कि इलेक्शन का ईयर है, इसलिए भी आरबीआई के ऊपर एक थोड़ा सा प्रेशर होगा टिंकरिंग को लेकर के। लेकिन अगर क्रूड नीचे नहीं आता है तो वो एक डर रहेगा। ये है असली मार्केट का डर।
scheduled banks shall maintain an incremental CRR, that is ICRR, of 10% on increase in their NDTL between May 19th and July 28th. And what I'm now going to say is equally important. This measure is intended to absorb the surplus liquidity generated by various factors referred to earlier, including the return of rupees 2,000 notes to the banking system. This is purely a temporary measure for managing the liquidity overhang. Even after this temporary impounding, there will be adequate liquidity in the system to meet the credit needs of the economy. It is proposed to put in place a transparent framework for reset of interest rates on floating interest loans. The framework will require regulated entities to, again, there are various components. It will require the regulated entities to, number one, clearly communicate with borrowers for resetting the tenor and or the EMI. Number two, provide options for switching to fixed rate loans or foreclosure of loans. 3, disclose various charges incidental to the exercise of the options. And 4, ensure proper communication of key information to the borrowers. These measures will further strengthen consumer protection. चलिए, शुक्रिया नीरज जी डिटेल्ड एनालिसिस करने के लिए आरबीआई पॉलिसी आउटकम का। रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक उस पर कुछ और टावर लगाना आसान हो गया है। सरकार ने राइट ऑफ वे के नियमों में बदलाव किए हैं। क्या होगा इसका असर, बताने के लिए असीम मनचंदा हमारे साथ मौजूद है। असीम, बताइए क्या डिटेल्स। देखिए, टेलीकॉम कंपनी ज्यादा टावर लगा पाए और लोगों तक कनेक्टिविटी पहुंचा पाए, इसके लिए सरकार ने राइट ऑफ वे नियमों के अंदर बदलाव किया है। सबसे पहले तो स्ट्रीट फर्नीचर की डेफिनेशन तय कर दी है। स्ट्रीट फर्नीचर क्या होगा, इसमें ट्रैफिक लाइट्स आ सकती है, इलेक्ट्रिसिटी पोल आ सकती है, जो कि टैक्सी स्टैंड्स है, बस स्टैंड्स है, इन सबको स्ट्रीट फर्नीचर के अंदर शामिल कर लिया गया है। तो कंपनी यहाँ पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर आसानी से लगा सकती है। इतना ही नहीं, कंपनियों को जो सरकारी बिल्डिंग्स है उन पर कंपनियों को अगर टावर लगाने हैं तो कोई भी फीस कंपनियों को नहीं देनी पड़ेगी। तीसरा ये बदलाव उसमें आपको देखने को मिलेगा कि जितने भी कंपनियों को अगर कोई टेम्परेरी स्ट्रक्चर लगाना है तो उसके ऊपर किसी भी तरह का दोबारा परमिशन नहीं लेना पड़ेगा, कंपनियों को कोई फीस नहीं चुकानी पड़ेगी। चौथा, अगर कंपनियों को कहीं मल्टीपल टावर लगाने तो उनके लिए उनको सिंगल एप्लीकेशन डालना पड़ेगा। तो ये सारे बदलाव टेलीकॉम कंपनियां या इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के लिए फायदेमंद होंगे। कंपनियां आसानी से अपने टावर लगा सकेंगी, कनेक्टिविटी बढ़ा सकेंगी, कॉल ड्रॉप की संख्या में काफी कमी आपको देखने को नए नियमों की वजह से मिल सकती है। शुक्रिया असीम में डिटेल्स बताने के लिए। तो राइट ऑफ वे नियम में बदलाव पॉसिबल, जिसके कारण टेलीकॉम कंपनी को फायदा होगा। क्या क्या फायदा होगा, मल्टीपल बेनिफिट्स, वो डिटेल्स असीम ने शेयर की। आगे बढ़ेंगे, खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट लेकर आते हैं। इस हफ्ते जो मुकाबला हो रहा है वो मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री, आईडीबीआई कैपिटल के ब्रजेश एल और राजन शाह के बीच में है। लेकर आते हैं पहले पोर्टफोलियो का अपडेट। जिंदल स्टेनलेस एक ट्रेड था अरुण कुमार मंत्री के पोर्टफोलियो में, इन्होंने बुक किए हैं प्रॉफिट्स 411 पर, उन्हीं लेवल्स के आसपास स्टॉक ट्रेड भी कर रहा है। ऑल्दो टारगेट 430 के थे इस स्टॉक में। लेकर आते हैं हम रिटर्न की स्थिति। तीनों ही खिलाड़ियों की ओर से अब तक हमने पॉजिटिव रिटर्न ही आते हुए देखे हैं। फिलहाल की स्थिति अगर आप देखेंगे तो लीड कर रहे हैं अरुण कुमार मंत्री 22.5% के रिटर्न के साथ। दूसरे पायदान पर ब्रजेश एल 11% के रिटर्न दे रहा है। राजन शाह का पोर्टफोलियो अब लाल निशान में आ चुका है 1.5% के नेगेटिव रिटर्न लैंड करते हुए। ये तो रहा मुनाफे की मीटर की स्थिति। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी में बातचीत करेंगे टेलीकॉम और IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव से एक्सक्लूसिव